गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए पिछली क्लास में देखिए जिस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे वो कंसेप्ट था मेमोरी। और अभी तक देखो हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था कि मेमोरी वह स्थान होता है जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार डेटा या किसी इंफॉर्मेशन को टेम्पररी या परमानेंट मैनर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? पहली कौन सी? इंटरनल। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाली मेमोरी कौन सी? इंटरनल। एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग के लिए करेंगे या स्टोरेज के लिए? प्रोसेसिंग या स्टोरेज। उपयोग कौन करेगा? कौन करेगा? सीपीयू। इंटरनल मेमोरी कितने प्रकार की थी? पहली कौन सी? मेन कोर मेमोरी। लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स से बनी मेमोरी जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? कोर में। कोर मेमोरी का प्रारंभ प्रमुख रूप से कौन सी पीढ़ी में हुआ था? सेकेंड जनरेशन का हम कहते हैं। दूसरी और तीसरी पीढ़ी कौन सी मेमोरी पर आधारित थी? कोर मेमोरी। दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को किससे बदला गया? आईसी। आईसी का पूरा नाम? आईसी से बनी एक मेमोरी होती है जिसे कौन सी मेमोरी कहते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कितने प्रकार की? तो पहली कौन सी? कौन सी? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होती है वो कितने प्रकार की? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्थायी होती है या अस्थायी? वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? क्या रैम में रीड और राइट दोनों हो सकता है क्या? हाँ या नहीं? ठीक है। रैम के अंतर्गत उन प्रोग्रामों को प्रोसेस किया जाता है जो सीपीयू द्वारा निष्पादन किए जाते हैं। कथन सही है या गलत है? सही है। ठीक है। रैम कितने प्रकार की? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? एसरैम का पूरा नाम? किस रैम को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश किया जाता है? एसरैम या डी रैम? डी रैम किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। एसरैम प्रमुख रूप से किससे बनी होती है? एसरैम और डी रैम में से तेज कौन सी? सस्ती कौन सी? किस मेमोरी का उपयोग आजकल मुख्य मेमोरी में किया जाता है? एसरैम या डी रैम? डी रैम का उपयोग कंप्यूटर में एज ए किसके रूप में किया गया है? मुख्य मेमोरी। कैश मेमोरी में कौन सी रैम? एसरैम या डी रैम? एसरैम और डी रैम दोनों स्थायी होती है या अस्थायी? वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहा गया है? रोम। रोम का पूरा नाम? क्या रोम में लिखे प्रोग्राम को हम यूजर बदल सकते हैं क्या? रोम के अंतर्गत कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया से संबंधित एक प्रोग्राम होता है जिसे क्या कहते हैं? बायोस। बायोस का पूरा नाम? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार की? पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर को चालू करना, किसी भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रिबूट करना। कोल्ड बूटिंग के दौरान एक जांच प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? पॉज। पॉज का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। रोम होती है प्रमुख रूप से अब प्रकार। ठीक है। अगला जो पार्ट आपका यूज किया जाता है रोम के प्रकार के। नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रोम का एक टाइप होता है या रोम को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखिए कि आपकी जो रोम हम यूज करते हैं जनरली अलग अलग तरह से डिफाइन होती है। तो देखो समझो कि कौन कौन से रोम के टाइप्स आपके हो सकते हैं। ठीक है। पहला जो पार्ट आपका रोम का होता है जिसे हम कहते हैं एम रोम। ठीक है। एम रोम का मतलब होता है मास्क्ड। ठीक है। एम रोम का मतलब कौन सी रोम है? मास्क्ड रोम। ठीक है। दूसरा जो पार्ट आपका यहां पे रोम का प्रकार होता है जिसे क्या कहते हैं? पी रोम। और पी रोम का मतलब जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं?
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहेंगे। ठीक है, तीसरा जो टाइप आपका यहां पर होता है जिसे कौन सा रोम कहेंगे, एपी रोम। एपी रोम का पूरा नाम आप कहते हैं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, आप कहते हैं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला जो पार्ट आपका यूज होता है जिसे कौन सा कहते हैं, डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम की जब भी बात की जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आजकल एक रोम का नया प्रकार और आपका यूज होता है और उसे हम जनरली जिस नाम से जानते हैं वो कौन सी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। लेकिन फ्लैश मेमोरी को कंसीडर किया जाता है आजकल किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। देखिए यहां पर लेकिन वो प्रकार किसका माना जाता है, रोम का ही प्रकार माना जाता है। तो एग्जाम में देखो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा रोम का एक वैध प्रकार है या कौन सा प्रकार नहीं होता है, तो ये हमें समझना है। तो फ्लैश मेमोरी की कहानी जो है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे जब सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। आजकल जो मोबाइल फोन वगैरह होते हैं उसमें जो रोम बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि मोबाइल के अंदर रोम होती है नहीं होती, आजकल होती है ना, वो जो रोम है वो कौन सी रोम है, कौन सी रोम है, फ्लैश मेमोरी। देखो समझो, ठीक है। अब यहां पर देखो इस वाले भाग में ये सभी रोम है। तो यहाँ पे रोम के बारे में हमने पिछली क्लास में कहा था कि रोम यूजर के लिए कैसी है, रीड ओनली है या राइट ओनली, रीड ओनली। लेकिन हम कहते हैं कि इस रोम में जो भी लिखा जाएगा वो लिखने वाला कौन होता है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, हम कहते हैं कि लिखने की जब भी बात होगी तो लिखने वाला कौन होगा, निर्माता होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहली जो रोम आपकी आती है जिसे एम रोम कहा गया, और एम रोम जो भी होती है इसे कहा जाता है फैक्ट्री प्रोग्राम रोम। ठीक है, एम रोम की जब भी बात होगी तो इसे कहा गया फैक्ट्री में निर्मित रोम, और इसमें कहा जाता है आपके निर्माण के समय ही किसी भी प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। कि जब रोम बनती है उसी समय प्रोग्राम भी क्या कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। और एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव संभव नहीं है। तो इसमें हमेशा आपकी फैक्ट्री में निर्मित है कि आपके जैसे होता है ना खिलौने वगैरह जो होते हैं वो बनते हैं, तो वो उसी समय ही उसमें क्या कर दिया जाता है, प्रोग्राम को फैब्रिकेट कर दिया जाता है कि बाद में नहीं हो सकता, एक्सटर्नली कभी भी उसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। जैसे समझो कि कोई पेज, एक तो होता है आपका पेज बना, तो हम कह रहे हैं पेज जब बन रहा है उसी समय प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पेज बनता जा रहा है वैसे वैसे क्या होती जा रही है, प्रिंटिंग होती जा रही है। वो कौन सी रोम होगी, एम रोम। ठीक है, अब आपको एक कहा गया कि कंपनी वाले कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे प्रोग्राम क्यों ले, हम तो हम अपने प्रोग्राम्स डालेंगे। तो यहां पर कंपनियों ने फिर फैक्ट्री वालों को कहा कि भाई हमें प्रोग्राम को लिखने का मौका दो। देखिए तो यहां पर फिर एक नई रोम बनी जिसका नाम क्या रखा गया, पी रोम। पी रोम वह रोम है जिसमें प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोग्राम केवल कितनी बार हो सकता है, एक बार। और प्रोग्राम करने वाला कौन है, निर्माता। देखिए हम कहते हैं एक बार लिखने के बाद में उसमें कभी भी बदलाव संभव नहीं है, लेकिन लिखने की सुविधा, बाहर से प्रोग्राम करने की सुविधा केवल और केवल कितनी बार दी गई है, एक बार। ठीक है, फिर हम कहेंगे भाई अगर इसमें कोई समस्या आई तो कैसे चेंज होगी, तो फिर हमने फिर से एक नई रोम बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, ईपी रोम। और हमने कहा कि ईपी रोम का जो भी कंटेंट होगा उसे आप इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो और वापस से उसे लिख सकते हो, लेकिन ये सब कार्य करने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि यहां पे कहा जाता है कंटेंट ऑफ ईपी रोम कैन बी इरेज एंड री राइट विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। ठीक है, अब ये अल्ट्रा वायलेट रेज पैराबैंगनी किरणों के माध्यम से क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि भाई डिवाइस के फेल होने की संभावना ज्यादा है, डिवाइस खराब हो सकती है। जैसा होता है ना, पहले आपने देखा मोबाइल की दुकान पे एक लगा होता था कि ठीक है नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते सब में फोन के डेड होने की जिम्मेदारी स्वयं ग्राहक की होगी।
वो कहता है कि भैया अल्ट यूवी रेज में एक्सपोज किया जाएगा, और अगर यहां कोई दिक्कत आ गई तो हो सकता है कि पूरी तरह से डिवाइस क्या हो जाए, डेड हो जाए। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी उनकी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपकी नई रोम बनी, जिसे कौन सी रोम कहा गया, डबल एपी रोम। ठीक है, डबल एपी रोम जो होती है इसमें भी हम इरेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, लेकिन इरेज और रीराइट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज करेंगे, विद्युत तरंगों का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी का नया एडवांस रूप आया जो कि कौन सा है, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, जो आजकल स्मार्टफोन में यूज होता है, आपके डिजिटल कैमरा में यूज होता है, कैमकोडर्स में यूज होता है। ठीक है, इसमें और इन दोनों में केवल और केवल अंतर होता है इरेज करने के मेथड में। ठीक है, आपका इरेज करने की मतलब इसमें जो लिखा हुआ उसे इरेज कैसे करोगे। एक इरेज करता है ब्लॉक बाय ब्लॉक के आधार पर, और एक एंटायर चिप को एक साथ में क्या कर देता है, इरेज कर देता है। तो मेनली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रोम का कौन सा प्रकार क्या होता है, किस तरीके से काम में आते हैं। तो एक एक पॉइंट लिख लो इनमें। सबसे पहले लिखो एम रोम, हेडिंग डालिए सबसे पहले एम रो, मास केबल रोम। एक ही बात है, उतारना क्या है, लिख लो, डायरेक्ट ही लिख लो। एम रोम में लिखो, यह फैक्ट्री में यह फैक्ट्री में प्रोग्राम की गई, फैक्ट्री में प्रोग्राम की गई रोम में होती है। फैक्ट्री में प्रोग्राम की गई रोम में होती है, जिसमें लिखी गई प्रोग्रामों को या जिसमें लिखी गई सामग्री को लिखे गए प्रोग्रामों को भविष्य में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। भविष्य में कभी भी बदला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये वाली जो रोम होती है वो एक प्रकार की कैसी रोम मानी जाती है, हार्ड वायर्ड रोम। हम कहते हैं हार्डवेयर में लिख दिया प्रोग्राम, ठीक है, बाद में कभी भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं करते। जैसे होता है ना कि आप आगे पढ़ोगे कि आजकल नेटवर्क कार्ड में ही एड्रेस छाप दिया, जिसे कौन सा एड्रेस कहते हैं, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस छापने के बाद में कभी भी उसको क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा। जो होता है गाड़ियों में चेचिस नंबर होता है उसी के ऊपर छाप देते हैं। ठीक है, तो आजकल पहले और ना कि पहले पुराने समय में क्या होता था कि यहाँ पर पहचान जो होती थी, आजकल तो आधार कार्ड है, पहले क्या होता था कि सीधे अगर बात करें छाप देते थे। पहले होता ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जानवरों पे ठप्पे लगा देते थे। ठीक है, ठीक है, औरतों पे होता था ना काड़ू की लुगाई है, ऐसा होता ना पहले, वो ये लिखा हुआ होता था पहले है, ये होता नहीं, देखा तुमने है। ये पुराने समय में आपने देखा होगा कि जितने भी गांव के लोग होते थे उन सब, ये टैटू वेटू का जमाना तो अब थोड़ी है, पुराने समय से है। वहां पहले क्या होता था, नाम लिखे हुए होते थे, दुर्गा प्रसाद शर्मा पूरा नाम लिखा हुआ होता था। तो वो अभी भी हम कहते हैं कि वो पहचान होती थी, कि वो आपकी पहचान की जाती थी। तो यहां पर इसमें कहते हैं कि भैया जब निर्माण किया क्या, जब निर्माण किया जाता है तो उसी समय, ठीक है, तुमने वो फिल्म देखी होगी कौन सी, बाहुबली,
पैदा होता ही ठप्पा मार देते हैं। है? तो ये हम कहते हैं कि ये सब चीजें जो आपकी है कि भाई फैक्ट्री में निर्माण की गई है, बाद में कभी भी क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। एम रोम के बाद में देखो अगली जो रोम आपकी बनी जिसका नाम कौन सा रोम है, पी रोम। और पी रोम की जब भी बात की जाएगी तो उसे कहा जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसे पी रोम कहेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहेंगे। और हम कहते हैं कि यहां पर आपका एक तरीके से हम कहते हैं कि रोम का कौन सा वर्जन है, खाली। रोम का कैसा वर्जन है, खाली। जैसे आपको नोटबुक है, नोटबुक में आप कितनी बार लिख रहे हो, एक बार। तो आपको हम कहा खाली दे दी कि भाई एक बार लिख लो और इससे बाद में कितनी बार भी क्या कर लो, पढ़ लो। तो वैसे ही हम कहते हैं कि रोम का वह टाइप जिससे केवल और केवल कितनी बार प्रोग्राम किया जा सकता है, एक बार, और बाद में इसमें कभी भी इरेज या बदलाव संभव नहीं है। तो लिख लो इसमें पीरोम को केवल पेरोम को केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है तथा एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। तो यहां पर देखो इस वाले भाग में आपका कहा गया कि हम ये वाली जो मास्केबल रोम थी जिसमें हम कहते हैं चिप में ही प्रोग्राम लिखा जाता है, और एक तरीके से इसे हम ध्यान रखें कि शुरुआत में जो रोम आती है वो कैसी रोम आती है, ब्लैंक रोम, खाली रोम आपके पास में, कि भाई इस खाली रोम के अंदर आप कितनी बार लिख लो, एक बार लिख लो, लेकिन बाद में इसमें कभी भी क्या नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं ना कि कई बार हम कह सकते हैं कि इसको क्या रीड आपके राइट वंस रीड मैनी, WORM के नाम से भी जानते हैं, एक बार है। तो ये इसके बाद में जो अगला जो पार्ट आता है जिसे कौन सा रोम कहते हैं, ईपी रोम। ठीक है, इसे कहा जाता है आपका कौन सा कहते हैं, इरेजेबल। ठीक है, हम कहते हैं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो पार्ट आपका यूज किया जाता है जिसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, तो कहा जाता है कि इस मेमोरी के कंटेंट को आप इरेज भी कर सकते हो और रीराइट भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्ट्रा वायलेट रेज की बात। लिखो नेक्स्ट लिखिए, इस मेमोरी की सामग्री को अल्ट्रा वायलेट पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से इरेज मतलब मिटाया, पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से इरेज तथा रीराइट मतलब पुनः लिखा जा सकता है, इरेज तथा रीराइट किया जा सकता है, तो आप कह रहे हैं जनरली यहां पर आपकी ये चिप है
और इस चिप में मिटाने के लिए हम कहते हैं कि जनरली आपके 20 से लेकर 40 मिनट तक, ठीक है, 20 से लेकर 40 मिनट तक आपके चिप को कहां रखा जाता है? यूवी रेज के पास में। धूप से कुछ नहीं होता है, धूप में इतनी ज्यादा नहीं, धूप से तो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है? देखिए 20 से 40 मिनट तक अब यूवी रेज होती है, लेकिन बहुत कम होती है वहां पर, बहुत ना कि हमें कहता ना कि हमारे तो एक लेयर है जो हमें यूवी रेज से क्या रख रही है, सुरक्षा। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना कि अगर आप यूवी रेज में थोड़े टाइम रह लो तो तुम भस्म हो जाओगे थोड़ी देर में, है? पहचान ही नहीं पाएगा कोई कि भाई कौन है? तो यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं यूज होती है। अब इस केस में तभी तो कहते हैं कि आपकी डिवाइस के डेड होने की संभावनाएं क्या होती है? ज्यादा होती है। बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन, इसमें तो पूरी इरेज होगा। इसलिए दुकानदार कहता था भाई जी इस फोन में जो भी है वो सब हम मिट जाएगा, उसकी कोई गारंटी हमारी नहीं होगी। ठीक है, जब आप पहले आपके सॉफ्टवेयर चेंज करवाते थे तो एंटायर मेमोरी विल बी डिलीटेड। इसमें क्या होगा, जैसे होता है ना अखबार वाले अखबार ले गए तो वो जब करेंगे तो उस अखबार का पूरा डेटा क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर चीज को चेंज नहीं कर सकते। आप कहोगे साहब मेरी, ठीक है, मैं घूमने गया था मेरी फोटो फोटो बचा लेना, वो कहता है ये सब जाएगा, फोन में जो भी है वो सब हट जाएगा। ठीक है, एंटायर चिप को रख रहे हैं हम, पूरी की पूरी चिप को अगर बात करें 20 से 40 मिनट तक हम यहाँ पर यूवी रेज के माध्यम से, यूवी रेज के सामने रख रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इसमें जो भी है वो सबको हटा दो ताकि हम वापस से उसमें क्या करें, रीराइट कर सके। तो पहले ये शुरू शुरू में देखा होगा इंडिया में, जब शुरू शुरू में जब ये नोकिया के फोन आए थे, सैमसंग के फोन आए थे, आए दिन हम सुनते थे कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो वो कहता है ना सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। तो सर्विस सेंटर वाले 15-15 दिन तक फोन नहीं भेजते थे, ठीक है, वो वहां पर प्रोसेस करने के लिए जाते थे। अब इसके बाद में आजकल जो हम क्या, ये इनिशियल लेवल पे जो फर्मवेयर वगैरह की टेस्टिंग होती थी, फर्मवेयर जो इंस्टॉल होते थे उसमें काम आते थे। फिर इसके बाद में जो नई रोम बनी जिसका नाम क्या रखा गया, एपी रोम। और एपी रोम का पूरा नाम होता है हमारा इलेक्ट्रिकली, अगर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेमोरी कंपोनेंट हम यहां पर यूज करते हैं जिसे डबल ईपी रोम कहते हैं, और हम कहते हैं इस मेमोरी के कंटेंट को हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है, और वापस से रीराइट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपके इरेज करने के लिए और रीराइट करने के लिए कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? विद्युत तरंग। अब कहते हैं विद्युत संकेतों के माध्यम से किया जाता है, तो लिख लो इसमें, लिखिए डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम की, डबल ईपी रोम की सामग्री को डबल ईपी रोम की सामग्री को, सामग्री को, सामग्री को विद्युत, विद्युत सिग्नल, विद्युत सिग्नल के द्वारा, विद्युत सिग्नल के द्वारा इरेज तथा रीराइट किया जा सकता है। इरेज या रीराइट किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि इसे कम से कम हम कह सकते हैं कि 10,000 से लेकर हम कहते हैं कि 10 लाख बार आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, फिर लिख सकते हो। तो यहां पर ये आपकी जो यूवी रेज के माध्यम से हम मिटा रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, इसलिए अगर बात करें हमने यहां पर कौन सी रोम यूज की है, ये।
तो आपके अगर बात करें जनरली आपके आजकल जो सिस्टम यूज होते हैं उन सिस्टम में जैसे जो बायोस आपका स्थित होता है वो किसमें होता है, डबल एपीरो। ठीक है, बायोस हो गया, फर्मवेयर हो गया, वो जनरली इसी मेमोरी के अंतर्गत आपका यूज किया जाता है। तो मेनली देखो अभी तक तो जो रोम आपकी यूज हो रही थी वो सभी रोम कौन सी थी, ये थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रोग्रामों को परमानेंट मैनर में स्टोर करना है। परमानेंट मैनर में स्टोर करना है जैसे कहां पर, आज अगर आपने घरों में माइक्रोवेव का नाम सुना होगा, तो माइक्रोवेव ओवन को भी कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने वाला कोई सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपके एसी में कोई सॉफ्टवेयर होता है। ये सब एम्बेडेड सिस्टम है। और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर प्रोग्राम आपके इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल्ड। जैसे कैमरा, इस कैमरे को चलाने के लिए कोई प्रोग्राम है, टीवी है, टीवी को चलाने के लिए यहां पर कोई प्रोग्राम है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जनरली जिस मेमोरी के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं वो कौन से होता है, डबल एपी रोम। ठीक है, आपके ये डबल एपी रोम वाला जो पार्ट आपका यूज होता है, जैसे हम कहते हैं कि इन सभी की डिवाइसेस की जितनी भी सेटिंग्स होती है वो सभी सेटिंग्स कौन सी रोम में होती है, डबल एपी रोम। फिर हम कहते हैं एडवांसमेंट और आए, और एडवांसमेंट जब आए तो एक नई मेमोरी बनी और उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं, फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी। तो आजकल जब हम दुकान पे जाते हैं मोबाइल खरीदने तो हम कहते हैं कि कितने जीबी की रैम है, कितनी जीबी की रोम है। तो नाउअडेज जो नई प्रकार की मेमोरी बनी है वो मेमोरी कौन सी है, ये है। तो यार कि आपके दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि आपकी डबल ईपी रोम में जो इरेज करने का तरीका होता है वो बाइट बाय बाइट के आधार पे होता है, और यहां फ्लैश रोम में इरेज करने का तरीका ब्लॉक बाय ब्लॉक के आधार पे। बस यही बेसिक डिफरेंस है कि बाइट बाय बाइट के आधार पे मिटाना है तो ये, और ब्लॉक बाय ब्लॉक के आधार पे मिटाना है तो कौन सी रोम होगी, फ्लैश रोम। आजकल जो स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं उस रोम को कौन सी रोम कहते हैं, फ्लैश रोम कहते हैं। तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, फ्लैश रोम, फ्लैश रोम एक तेज तथा 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 डबल ईपी रोम का एक उन्नत संस्करण, एडवांस, एक एडवांस संस्करण है, एडवांस संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम तथा फ्लैश रोम में मुख्य अंतर यह है कि डबल ईपी रोम डबल ईपी रोम डेटा को डबल ईपी रोम डेटा को डबल ईपी रोम डेटा को बाइट बाई बाइट बाइट बाई बाइट के आधार बाइट 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 बाई बाइट के आधार जबकि जबकि फ्लैश रोम जबकि फ्लैश रोम डेटा को ब्लॉक बाय ब्लॉक के आधार पर ब्लॉक बाय ब्लॉक के आधार पर ब्लॉक बाय ब्लॉक के आधार पर इरेज
इरेज करती है। तो यहां पर एक तरीके से हम कहते हैं कि जब ऐसा होगा तो ये ऐसा भी कह सकते हैं कि मस्ट, यहां पे ऐसा भी कह सकते हैं कि मच फास्टर टू राइट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कि हम कहते हैं अधिक मात्रा में डेटा को लिखने के लिए आपके इस तरीके की रोम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आजकल कहां पर यूज होती है, जैसे एसएसडी का नाम सुना आपने, तो ये एसएसडी जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट है एसएसडी। इसी के अलावा जैसे कि आप सबने किसका नाम सुना होगा, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड को ही हम क्या कहते हैं, एसडी, जिसका पूरा नाम पिछली बार आपके कंप्यूटर अनुदेशक में था, सिक्योर डिजिटल, या इसी का पूरा नाम होता है एमएमसी। ये भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, मल्टीमीडिया कार्ड। तो याद रखिए कि ये आपके सभी एक ही है। इसके अलावा जैसे आप लोग किसका यूज कर रहे हैं आजकल, पेन ड्राइव, या फिर इसे हम कौन सी ड्राइव कह सकते हैं, यूएसबी ड्राइव। और यूएसबी का जो पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अभी पटवार भर्ती परीक्षा में सवाल आया था यूएसबी का पूरा। तो याद रखिए कि आजकल तो ये जो पार्ट आपका यूज किया जाता है वो आपका वह भाग है जो आजकल यूजर पर्पस के लिए बना है। पहले रोम यूज होती थी केवल और केवल, कौन यूज कर रहा था, निर्माता। तो निर्माता जब यूज कर रहा था उस समय हम कभी भी उस रोम के कंटेंट को ना तो चेंज कर पा रहे थे और ना ही उसे क्या कर पा रहे थे, बदल रहे थे। तो याद रखना कि ये जो आपका आता है इसे जनरली आपकी कौन सी मेमोरी कहा जाता है, कौन सी मेमोरी, या फिर ऐसा भी कहते हैं सब टाइप है। ठीक है, सब टाइप ऑफ, किसका सब टाइप है, डबल एपी रोम का। जब हम यूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी। किसमें, क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछेगा रोम कैसी मेमोरी है, प्राइमरी। नहीं आएगा फ्लैश रोम। अरे हो गया नोट। रोम को फर्मवेयर बोल सकते हैं, निर्माता को नहीं बोलते। निर्माता, हम कहते हैं निर्माता द्वारा लिखे जाने वाले प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। ये रोम में जो निर्माता, जो जैसे हम कहते हैं ना, ये कैमरे में कोई प्रॉब्लम है, हम कहते हैं फर्मवेयर को अपडेट करवा लो। तो हम कहते हैं निर्माता के द्वारा लिखे जाने वाले प्रोग्रामों का जो सेट होता है वो कौन सा कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है। तो याद रखिए कि ये जो आपका भाग होता है वो प्राइमरी पार्ट का ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम्स पहले थे, ठीक है, जब तक हम यहाँ पर इन रोम की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि एम रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, और कौन सी हो गया, डबल एपी रोम। तो यहाँ पर ये जो मेमोरी है जैसे आजकल हम यूज कर रहे हैं, आपके कई जगह डिजिटल कैमरा में यूज हो रहा है, स्मार्टफोन्स पे यूज हो रहा है, ठीक है, वो एज ए इंटरनल मेमोरी कंपोनेंट के रूप में काम आती है। जैसे होता है ना कि फोन की इंटरनल मेमोरी जो होती है वो आजकल हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो पार्ट था वो सारा भाग आपके प्रोसेसिंग से संबंधित था।
तो इसी में एक और वर्ड आपका यूज होता है जो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और उसे हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? कैश मेमोरी। कैशे मेमोरी भी कह सकते हैं, या इसे कैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर देखो अगला जो भाग आपका यूज किया जाता है, तो कह रहे नेक्स्ट जो पार्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम में काम में लिया जाता है उस वाले भाग को कैशे मेमोरी कहते हैं। अब समझो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के लिए प्रोसेसिंग के लिए जो मेमोरी बनी वो मेमोरी कौन सी है? रैम। कौन सी है? रैम। आजकल रैम के रूप में हम यूज कर रहे हैं एस रैम या डी रैम? आजकल हम यूज कर रहे हैं एस रैम या डी रैम। और डी रैम जो हम यूज करते हैं उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? जब बार बार रिफ्रेश करेंगे तो सीपीयू कहता है कि भैया मुझे दो काम करने पड़ते हैं, पहले प्रोसेस करो, पहले रिफ्रेश करो, फिर प्रोसेस करो। तो आज आप खाना खाते समय पहले चबाओ फिर खाओ, फिर चबाओ फिर खाओ, समय ज्यादा लगेगा कम? ज्यादा लग रहा है, तो पहले चबाने में समय खराब करना पड़ रहा है। तो यहां पर ऐसे ही हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में आपके सभी प्रोग्राम्स जो होते हैं, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सामान्य रूप से एक भाग में स्टोर होते हैं, और ये पार्ट आपका कौन सा पार्ट कहलाता है? कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी की जब भी बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी में पहले तो किसका यूज होता था? किसका? हार्ड डिस्क का। देखिए हम कहते हैं जितनी भी प्रोग्राम्स होंगे वो सभी प्रोग्राम्स परमानेंट मैनर में एक मेमोरी में स्टोर होते हैं, जो कि कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। अब हम कह रहे हैं कि साहब प्रोसेस करना है, तो यहां पे प्रोसेसिंग करने के लिए हमने कंप्यूटर की एक मेमोरी बनाई। अब कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग जो होगी वो एक मेमोरी कंपोनेंट में आपकी होगी, जो कि कौन सा पार्ट होगा? कौन सा पार्ट होगा? रैम। तो रैम की जब भी बात करेंगे तो रैम को कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहेंगे? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में आजकल कौन सी रैम काम में ली जाती है? डी रैम। तो हमें कहते हैं कि भाई जब भी किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो यहां से सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को सबसे पहले कौन सी मेमोरी में लोड करना पड़ेगा? रैम में। अब यहां पर जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने की जो जिम्मेदारी है, हम कहते हैं एग्जीक्यूशन करने की जो भी जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? हमारी सीपीयू को। मतलब सीपीयू कहता है कि भाई मैं प्रोसेस करूंगा आपकी जब भी मुझे कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत होगी। तो यहां पर आपके सीपीयू कहता है मेरे पास पे भी एक मेमोरी कंपोनेंट है, और उस मेमोरी कंपोनेंट को कौन सा कहते हैं? रजिस्टर। ये कहता है हमारे पास जो मेमोरी है वो रजिस्टर है। तो अभी तक कंप्यूटर में क्या चल रहा था? अभी तक कंप्यूटर में जब भी सीपीयू को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था, तो जब भी सीपीयू को कोई भी ऑपरेशन करना होता था तो सीपीयू इंफॉर्मेशन को रीड करता था। कहां से रीड करता था? कहां से? रैम से। ठीक है, हम कहते हैं रैम से रीड करता था, और रीड करके इसे प्रोसेस कर देता था किसमें? सीपीयू में। और सीपीयू में प्रोसेस करने की बात करते हैं तो कहां आ जाता था? रजिस्टर में। अभी तक ये चल रहा था। लेकिन आजकल जो सीपीयू यूज करते हैं उन सीपीयू की गति तेज होती है या धीमी होती है? सीपीयू कहता है कि भैया मैं तो बहुत फास्ट हूं आज। सीपीयू कहता है कि आजकल मेरी स्पीड बहुत तेज हो गई है। सीपीयू कहता है मेरी स्पीड भैया गीगा हर्ट्ज में हो गई है आजकल। और गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है 10⁹ तो जनरली कहते हैं कि 1 बिलियन क्लॉक साइकिल पर सेकेंड। ये कहता है कि यहां पर ये कहता है कि एक सेकंड के अंदर 1 बिलियन क्लॉक साइकिल को मैं क्या कर सकता हूं? प्रोसेस कर सकता हूं। अगर इसकी स्पीड के साथ में अगर सीपीयू बहुत तेज है, लेकिन आपकी मेमोरी जो है, हम सीपीयू जब भी डेटा लेगा तो कहां से लेगा? मेन मेमोरी। और प्रोसेस करते समय कहां आएगा? रजिस्टर में। अब सीपीयू कहता है बहुत तेज हूं मैं, और यहां पर अब डेटा रैम में ले रहे हो तो रैम कहता है कि भैया तुम्हारी एक्सेस स्पीड धीमी है, मुझे समय लग रहा है।
ठीक है, आप कहते हैं कि समय लग रहा है क्योंकि मैं तुमसे एक्सेस करूं तो मुझे समय लग रहा है कि इतना समय, और अगर मुझे जल्दी जल्दी नहीं दोगे तो मेरा थ्रूपुट जो है वो क्या होगा, कम होगा। थ्रूपुट मतलब आउटपुट। भाई सीपीयू आप सीधी सी कहानी, आपके आप कहीं अगर बात करें जीमड़ में बैठे हो और पंगत में बैठे हो और आपकी पूड़ी खाने की स्पीड बहुत तेज है और आपको कोई धीरे धीरे पूड़ी दे तो आपके द्वारा प्रति सेकंड या प्रति मिनट खाई जाने वाली पूड़ी की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। आप अगर वहां पे कोने में बैठो, आप आवाज लगा भाई जी पूड़ी, वो ला के देगा, फिर वो चला जाएगा अपनी जगह, फिर आप कहोगे भाई जी पूड़ी, तो वो कहेगा समय ज्यादा लग रहा है। तो समय ज्यादा लग रहा है तो फिर आप क्या करोगे, भाई जी टेनियो बगल में बेल दो, होता है ना, बगल में रखवा लेता हम ताकि समय क्या लगे, कम। हम कहते हैं दोनों की स्पीड अलग अलग है, मिसमैच हो रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या किया गया, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी, इन दोनों की स्पीड का जो मिसमैच हुआ है, ठीक है, मिसमैच हुआ है, उस मिसमैच को दूर करने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य एक बफर का यूज किया गया, जो कि कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी। और क्या किया गया कि जब भी किसी भी प्रोग्राम को फ्रिक्वेंटली यूज करना है तो हम कहते हैं कि भाई तुम्हें जल्दी बार बार यूज किया जाएगा तो उसकी कॉपी यहां से कहां भेज दी जाती है, कौन सी, कैश में, ठीक है, उसका रेफरेंस यहां दे दिया जाता है जिसे बार बार यूज करेंगे। तो जब भी सीपीयू डेटा पढ़ने की बात करेगा तो डेटा पढ़ने के समय सीपीयू सबसे पहले कहां रीड करेगा, कैश में, सबसे पहले यहां रीड करेगा। यहां अवेलेबल होगा तो सीधा कहां प्रोसेस कर देगा, सीपीयू में। अगर यहां नहीं होगा तो फिर ये रीड करने कहां जाएगा, रैम में। तो यहां पर आगे पढ़ोगे कि अगर कोई चीज यहां अवेलेबल होती है तो उसे कहते हैं हिट, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, मिस कहते हैं। तो याद रखिए कि यहां पिछली बार क्वेश्चन आया था कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य एक बफर का उपयोग होता है जो इनकी गति के मिसमैच को दूर करता है, उसे कहा जाता है कौन से मेमोरी। तो यार कि बार बार, जल्दी जल्दी, तत्काल, फ्रिक्वेंटली, ऐसे कोई भी शब्द आए तो हमें कौन सा करना है, कैश मेमोरी। बताओ कैश मेमोरी वॉलेटाइल हो गया, नॉन वॉलेटाइल, स्थायी या अस्थायी, स्थायी या अस्थायी, स्थायी या अस्थायी, क्यों, क्यों, अरे कैश मेमोरी में किसका उपयोग होता है, और एसरैम जो होती है स्थायी होती है या अस्थायी, अस्थायी होती है। अगर ये यहां पर ये मेमोरी आपकी बनी है एसरैम से, और एसरैम कैसी होती है, वॉलेटाइल होती है। तो यहां पर ये जो कैश जनरली यूज की जाती है वो हमें ध्यान रखना है, ये ऑन बोर्ड मेमोरी है, मदरबोर्ड पर अवेलेबल मेमोरी है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सेस की बात करते हैं। तो याद रखिए कि जैसे जैसे तुम सीपीयू से दूर जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे तुम सीपीयू के से क्या जाओगे, दूर, तो इसे कहते हैं कि सीपीयू एक्सेस बढ़ता क्रम, फास्ट से कैसा, स्लो। लेकिन यहां पे सीपीयू कहता है कि ध्यान रखिए कि मैं इसके आगे नहीं जाता, ठीक है। यहां तक की बात करें तो सीपीयू का जो भी एक्सेस होता है वो एक्सेस कौन सा होता है, डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि कैपेसिटी यहां पर सीपीयू एक्सेस तो तेज से धीमा होगा, और आपकी जो कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो लो से कैपेसिटी क्या होती जाएगी, हाई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, रजिस्टर, ठीक, कई लोग कैसे कर देते हैं, ठीक है, सबसे तेज भाग कौन सा है, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद मैन, मैन के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी में भी अगर तेज की बात करें, एक्सेस की बात की जाए, तो एक्सेस की बात की जाए तो एसएसडी जो है वो आपकी ज्यादा तेज होती है, किससे, हार्ड डिस्क ड्राइव से। हम फास्टर मैनर में एक्सेस प्रदान करने की जब भी बात करेंगे तो एसएसडी का यूज करेंगे। अब हम कहते हैं कि सब कैसे, तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जरूरत के अनुसार हम कहने लगे और तेज स्पीड से,
तो हम कहते हैं कि और तेज स्पीड से। तो नाउ ए डेज, ठीक है, आपके सीपीयू के अंदर ही क्या लगा दी गई है, कैश लगा दी, मतलब सीपीयू के अंदर ही है। और सीपीयू के अंतर्गत जो प्राइमरी रूप से कैश होती है वो कौन सी होती है, L1। और मल्टीपल कोर जब हो तो कौन सी होती है, L2। और जो बाहरी कैश जो काम में ली गई है वो कौन सी होती है, L3 होती है, जो मदरबोर्ड पे लगे। याद रखना, जब भी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य की बात हो रही हो तो यहां पर वो आपकी जनरली आपकी कौन सी कैश मानी जाती है, एक्सटर्नल कैश या सेकेंडरी कैश, ठीक है। और यहां पर आपके सीपीयू में दो लगी होती है, L1 और L2। प्राइमरी कैश कौन सी होती है, L1। तो हम कहते हैं L1, L1 की क्षमता सबसे कम, फिर L2, फिर L3। L1 सबसे तेज, फिर L2 और फिर L3। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एक्सेस की बात की जाए तो याद देखो, हम कहते हैं कि सीपीयू को जल्दी जल्दी उपलब्ध कराना है, तब कौन सी मेमोरी, याद रखना। क्वेश्चन देखो, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को सबसे पहले कहां लोड करते हैं, मेमोरी, जल्दी जल्दी उपलब्ध कराने के लिए और वर्तमान में प्रोसेसिंग करने के लिए। बस ये याद रखो, हेडिंग डालो कैशे मेमोरी, हेडिंग डालिए कैश मेमोरी। यहां ओएस, यहां जितने प्रोसेसर होंगे उतने के कोर के लिए होती है वो। हमेशा देखो प्राइमरी कैश तो होगी होगी, ठीक है। और सेकेंडरी कैश जो होती है जब आप यूज कर रहे हो मल्टीपल कोर्स का, हाँ, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑप्टा कोर जैसे यूज करोगे उन्हें मैनेज करने के लिए जो कैश होगी वो कौन सी होगी, L2। ये सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि आप L2 चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूप से तो L1 होगी ही होगी वहां। कैसे में ही आती है वो तो आगे पढ़ेंगे, वो सीओ का पार्ट है, वो सब सीओ का पार्ट। लिखो नेक्स्ट, पहले पॉइंट लिखो, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी एक छोटी, कैश मेमोरी एक छोटी कॉमा, छोटी कॉमा बहुत तेज, बहुत तेज अस्थाई, बहुत तेज अस्थाई कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी होती है जो, कंप्यूटर मेमोरी होती है जो जो उच्च गति के साथ, उच्च गति के साथ उच्च गति के साथ सीपीयू को, उच्च गति के साथ सीपीयू को डेटा का एक्सेस प्रदान करती है, डेटा का एक्सेस प्रदान करती है, डेटा का एक्सेस प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह यह सीपीयू तथा सीपीयू तथा रैम
सीपीयू तथा रैम के मध्य सीपीयू तथा रैम के मध्य बफर के रूप में कार्य करती है। बफर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये सेम लाइन मैं हमेशा लिखवाता हूं, पिछली बार भी लिखवाई थी और एग्जाम में आई थी, फिर भी बच्चे गलत करके आए हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखो कि हमेशा ध्यान रखना कि सीपीयू, कई बार क्वेश्चन आता है किसके मध्य होती है, तो किसके मध्य होगी, जनरली हम किसकी बात करेंगे, सीपीयू और मेन मेमोरी। तो याद रखना कि भाई क्यों यूज कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि आपके क्यों यूज कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि आजकल रैम यूज कर रैम, और यहां पर आजकल मॉडर्न सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कहते हैं कि बिलियन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब कह रहे आजकल आधुनिक कंप्यूटर हैं जिनकी क्षमता बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, वो कहते हैं एक सेकेंड में 1 अरब से ज्यादा संक्रियाएं हम कर सकते हैं। लेकिन वो ऑपरेशन तभी तो परफॉर्म कर सकते हैं जब उन्हें डेटा आपका कैसा मिलेगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो रैम जो है वो रैम आपका, ठीक है, रैम एक स्लो मेमोरी है एज कंपैरिजन टू सीपीयू। सीपीयू की तुलना में वो मेमोरी बहुत स्लो है। तो यहां पर आपका कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में जो मेजर रूप से जो गैप है वो किसका गैप है, स्पीड का। तो आप कह रहे हैं स्पीड का गैप है, और इस स्पीड के गैप को, मिसमैच को दूर करने के लिए हमने इन दोनों के बीच में एक मेमोरी लगा दी, और उस मेमोरी को क्या नाम दिया है, कैसे में। तो नॉर्मली देखो याद रखना एक्सट्रीमली फास्ट होती है ये कहते हैं कि भैया जो सीपीयू को समस्या आई वो हम प्रदान करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो याद रखना कि इसके बाद में हम कह सकते हैं कि कैसे मेमोरी, पहले ये सीक्वेंस जरूर लिख लेना, ये सीक्वेंस के सीपीयू रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये वाली एरो करके कि सीपीयू एक्सेस के आधार पर तेज से धीमा क्रम है, और कभी पूछ लिया जाएगा कि क्षमता के आधार पर निम्न से उच्च क्षमता का सही क्रम है। ओके नोट। अरे हो गए क्या, चलिए देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेवल्स ऑफ कैश। देखिए आपके जो कैसे मेमोरी होती है उसके कौन कौन से लेवल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना इस वाले भाग में आपको देखो कैश मेमोरी के बारे में ये सब कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्यों होती है, क्यों होती है वॉलेटाइल, क्योंकि इसमें यूज होता है ऐसा है।
बाकी अगर बात करें सीओ का पार्ट आता है, उसमें हम कहते हैं कि कैसे मेमोरी जिस सिद्धांत पर काम करती है, वो सिद्धांत कौन सा होता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये पढ़ोगे, लोकेलिटी का मतलब स्पेशियल लोकेलिटी, वो सब चीजें उसमें आती है। तो याद रखना कि कैसे मेमोरी की कहानी को 3 भागों में बांटा गया है, L1, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, लेवल 1 कैश। ठीक है, सेकंड जो पार्ट आपका यहां पर L2 कहा गया है, ठीक है, लेवल 2 आप क्या कह सकते हैं, कैश। तीसरा जो पार्ट आता है L3, लेवल 3 कैश। तो यार ये कैसे मेमोरी की जब भी बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। इसको यहां पर हमेशा याद रखना कि ये वाली जो कैश होती है, जिसे कौन सी कहेंगे, प्राइमरी कैश। ये जो आपकी कहलाती है, जिसे कौन सी कहते हैं, सेकेंडरी कैश। और ये एक्सटर्नली या फिर ये आपकी जनरली कौन सी मानी जाती है, शेयर्ड कैश के नाम से भी जानी जाती है। तो 3 तरह की कैशे मेमोरी जो आपकी काम में ली जाती है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि इनसाइड सीपीयू कोर, अगर ये सीपीयू कोर के अंदर होती है, ठीक है, हम कहते हैं कि सीपीयू कोर के अंदर, डायरेक्टली आपके सीपीयू कोर के अंदर ही लगी होती है। सीपीयू का जो भाग होता है प्रोसेसिंग करने वाला पार्ट, उसी में होती है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि आपका नियर, या हम कहते हैं ऑन द सीपीयू कोर। जब मल्टीपल कोर आपके होते हैं तो उसमें या तो सीपीयू कोर के नजदीक होती है, और या फिर हम कह सकते हैं कि सीपीयू कोर की क्या हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। जनरली ये कंसीडर की जाती है ऑन द, आपके आजकल हम यूज कर लेते हैं किसके ऊपर भी यूज कर लेते हैं, सीपीयू चिप। ठीक है, सीपीयू की जो चिप होती है उसमें भी कंसीडर की जाती है, इसीलिए आजकल हम सीपीयू का ही भाग मानते हैं, किसको, कैसे का। यार कि जब भी सीपीयू के भाग की बात की जाएगी तो ये याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कैसी होती है, फास्टेस्ट। इन तीनों में से सबसे तेज अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी वाली होगी, ये। ठीक है, जो एकदम किसकी गति को मैच कर देती है, सीपीयू की गति। ठीक है, आपके यहां पर ये भी आपका क्या होती है, फास्टर। ठीक है, हम कहते हैं कि ये सबसे तेज होती है। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि ये फास्टर हो सकती है। ठीक है, हम कहते हैं कि, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वेरी फास्ट। ठीक है, और ये कहा जाता है कि फास्टर बट, ठीक है, स्लोवर देन। ठीक है, किससे स्लो होती है, L1 और L2। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्षमताएं बहुत कम होती है। जनरली हम कहते हैं 32 KB से लेकर 128 KB की क्षमता वाली होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट एक्सेस की बात करें तब हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जनरली यहां पर हम कहते हैं कि 256 KB से लेकर 1 MB, ये 256 KB से लेकर लगभग 1 MB की क्षमता होती है। और यहां पर, और यहां पे कह सकते हैं कि 2 MB से लगभग 64 MB या ज्यादा भी हो सकती है। तो मेन देखो, एग्जाम में आज तक इनके बारे में तो कभी क्वेश्चन आए नहीं, बस एक बार कांस्टेबल के पेपर में आ गया था कि कौन सा कैश मेमोरी का प्रकार नहीं है, L4। ठीक है, लेवल 4 वाला जो पार्ट है वो आपका नहीं होता है। हम्म स्पीड मैच कर ही नहीं सकती ना। यूज पुराने सिस्टम में तो होगी नहीं। हम कह रहे हैं कि गति को मिसमैच करने के लिए एक एडिशनल आपका यूज किया है। इसलिए अगर याद हो तो मैंने पहले सीपीयू में लिखवा, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें लिखा था हमने कैसे। अगर कैसे होगी तो सीपीयू की स्पीड भी अफेक्ट होगी, अगर कैसे नहीं होगी तो सीपीयू की स्पीड तो वही रहेगी। चलता ही था कैश तो।
कैश तो हम सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए काम ले रहे हैं, बाकी तो चल ही रहा था काम। कैसे कैसी होता है, डीएनएस कैशिंग, ये क्या ईमेल कैशिंग, सब कैशिंग वही है सब जगह। आप जैसे फोन है, फोन के अंदर कैश मेमोरी होती है, ठीक है। आप व्हाट्सएप बार बार चलाते हो, टिक करते ही खुल जाता है। जिन एप्लीकेशन को अगर बात करें, आप पहली बार ओपन करते हो, उसे ओपन करने में क्या लगता है, समय। ऐसे इंटरनेट पर जिस वेबसाइट को आप बार बार देखते हो, क्लिक करते ही खुल जाती है। और जिस वेबसाइट को आप कभी कभी ओपन करते हो, उसे लोड होने में समय क्या लगता है, ज्यादा। एक्चुअल में कैश मेमोरी अपने पास में कॉपी बनाकर रखती है, तो आप कहते हैं कॉपी बनाकर रखते हैं, और ये कहते हैं कि बार बार आप, ठीक है, मूल फाइल को एक्सेस करो, उसमें समय ज्यादा लगेगा, आप सीधा ही क्या कर लो, इस कॉपी वाली फाइल से क्या कर लो, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लो। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिस्टम की सिस्टम की स्पीड मतलब, सिस्टम की कोई स्पीड थोड़ी होती है, स्पीड तो सीपीयू की होती है। सीपीयू की स्पीड फास्ट होगी तब भी तो, सीपीयू की स्पीड को ही तो मिलान कर रहे हैं हम। अब सीपीयू की स्पीड को एग्जैक्टली मिलान करने के लिए L1 है, ठीक है। बाकी अगर बात करें उसके नियर बाई L2 है, फिर उसके बाद कौन सी है, L3 है। ऐसे अलग अलग कैसे, किसी में भी है, सब में SRAM ही है। SRAM बनाने जैसे होता है ना कि SRAM को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर ऐसे यूज कर रहे थे हम, वैसे ही कैसे मेमोरी को उपयोग करने के लिए SRAM की एप्लीकेशंस काम आती है। क्यों? क्योंकि SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, और जो जरूरत रिफ्रेश नहीं है तो वो एक्सट्रीमली फास्ट होगी। हमने पहले लिखा था कि आपके SRAM DRAM की तुलना में क्या होती है, तेज। क्यों? क्योंकि बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे, कि आप होल्ड करके रखना चाहते हो या नहीं है। वो कैसे आपके सिस्टम वाली नहीं है, ब्राउजर की कैसे तो सर्वर पे है, ठीक है। आप क्या करते हो कि जब भी किसी भी फाइल, किसी भी वेबसाइट को जब एक्सेस करते हो, तो सर्वर वेबसाइट पर आपकी यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होल्ड की जाती है, और वो इंफॉर्मेशन एक फाइल में होती है जिसे कुकीज कहते हैं। तो कुकीज वहां है, वो जो ब्राउजर में स्टोर है। आप ब्राउजर की कुकीज को फ्री कर दो, खाली कर दो, दोनों होती है। क्लाइंट कैशिंग होती है, सर्वर कैशिंग होती है, ये सब आगे उसमें नेटवर्किंग का पार्ट है। क्या? कौन सी पीढ़ी? मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम पांचवी में। पांचवी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, पहले तो रैम रोम ही थी। P4 कंप्यूटर थोड़ी था, वो तो डब्बा था, है वो चल रहा था बस, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, जितने भी एडवांसमेंट हुए हैं वो कौन सी जनरेशन में हुए हैं, फिफ्थ जनरेशन। पहले तो कंप्यूटर बना रहे थे, अब पहले कह रहे कंप्यूटर सही से बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब अब जो ध्यान दिया जा रहा है वो दो चीजों पे, एक तो साइज पर और दूसरा किस पर, स्पीड पर। कंप्यूटर तो बन गए, अब हमारा फोकस है साइज पे, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज ऐसे कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिनका साइज माइक्रो कंप्यूटर जैसा हो, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा क्या हो, तेज हो। इसलिए नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर, ठीक है, ये जो नए कंप्यूटर्स बन रहे हैं, उन सभी कंप्यूटर की स्पीड आपकी बहुत ज्यादा तेज है। क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस की जगह नाउ ए डेज वी आर यूजिंग मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। मॉलिक्यूलर पार्टिकल कौन होता है? एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, जो हम कहते हैं खुली आंखों से नहीं दिखते, उनसे बनने वाली चीज सोचो कितनी छोटी होगी। तो आज अगर हम कहते हैं कि नए नए जो कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं, उनका मेजर फोकस स्पीड पे और किस पे है, साइज पे। आज आपने देखो ना, इतने छोटे कंप्यूटर बना दिए गए कि हथेली पे लगा के कोई भी घूम रहा है, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, ये छोटी छोटी। और आज हम कहते हैं ना कि आने वाले समय में तो और भी हम कह सकते हैं कि
बहुत स्पीड के साथ में हम, अब तो एलन मस्क ने तो चिप और बना दी, सीधा दिमाग में फिट कर दो। देखिए, हम कहते नहीं कि भाई, एक तो हम कहते नहीं कि कई बार कहते हैं ना कि ये, तो मेरे हिसाब से हम कहते हैं ना मॉडर्न युग में जो अगला अजूबा है वो है एलन मस्क। देखिए, उनकी सोच पता नहीं कहाँ चल रही है? हाँ, वही कह सकते हैं उनका अवतार हुआ है, ऐसा है। देखिए, बहुत आगे की सोच रखने वाले इंसान है वो। हम्म अब देखो, हमारे तो वही कहानी है, जैसे अबे हम क्या करते हैं कि किसी चीज को लेकर खुश नहीं है, जैसे हमने कुछ दिनों पहले 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेलगाड़ी दौड़ाई, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है साहब जापान तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ा रहा है, वहां पहुंचते पहुंचते हम रहेंगे नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? मोदी जी की बुलेट ट्रेन तो पहली बार 2027 में चलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप समझो कि इंडिया में अलग चीज है। ठीक है, इंडिया अभी कुछ समय पहले यूपी के अंदर 3 किलोमीटर का क्या बनाया गया, रॉप वे, और उस रॉप वे का बजट मंगलयान मिशन से भी ज्यादा का था। तो हमारा देश है जहां 50 रुपए की दरी को 50,000 रुपए में बेचा जा सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है? मंग ये ठीक है, अभी डांगाराम ने डांगाराम ये सब चलता है। देखो, ये इंडिया की कहानी है कि जिसको जहां मौका मिला उसने कहीं भी मौका छोड़ा नहीं है। अब आगे आने वाले टाइम, अब जैसे अभी जो नेता वेता बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इन लोगों को अगर बात करें, ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ी है कि भविष्य में कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो लगता है इनको इनको ये अंदर से लगता होगा, इनको खुद ही नहीं पता होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, है? तो इसलिए हम कहते हैं ना कि 2024 से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती, 2023-24 से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। पहली चीज कि जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए तब तक ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड कप का एक तरफा सारे मैच हराए हमने और फाइनल में जाके हार गए, और दुनिया ने केवल और केवल हमें उन सारे मैचों को नकार दिया और फाइनल के लिए गालियां निकाली। यही हमारे साथ में होता है, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक दुनिया के लिए तुम नकारा हो। ठीक है, वो जो तुम कितने घंटे मेहनत कर लो, तुम कितने ही अगर बात करें, सुबह अगर उठ के ठंड में आ रहे हो, कोई तुम्हारी वो नहीं देखेगा। ठीक है, सबको एक ही चीज चाहिए, क्या? रिजल्ट। तो आप कहते हैं कि वही कहानी है कि अगर वो कहते हैं ना कि अगर सफल हो गए तो आपके घर वाले क्या होंगे? खुश होंगे, और बाकी रिश्तेदार तो वैसे ही खुश है नहीं होने पे। भाई, रिश्तेदार तो नहीं होने पे खुश है, कभी भी वो अगर नहीं होंगे कि भाई तुम हो गए ये है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी है, और बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि अब आदमी दो डायरेक्शन, एक रास्ते पे खड़ा, और अभी भी सवाल उसके दिमाग में है कि मैं एलडीसी की तैयारी करूं या अनुदेशक की। देखिए, दोनों डायरेक्शन में अब बहुत सारे जनों, अब जब जो दोनों की सोच के चलेगा ना, हम कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि अगर दोनों एलडीसी और कंप्यूटर अनुदेशक दोनों की तैयारी अगर आप सोचोगे तो ना अनुदेशक बनोगे ना बाबू बनोगे। एलडीसी बनना, एलडीसी तो मुश्किल है। एलडीसी तो उन लोगों को बिल्कुल भूल ही जाना चाहिए जो करते हैं ना 2+3 कितना होता है, 2 और 1 3 4, क्योंकि एलडीसी में कितने सवाल है गणित के? 50। और वो गणित है जो कहीं नहीं आती, गुणनखंड, लघु गुणक, बीज गणित, बहुपद, पॉलिनोमियल, ये एडवांस मैथ्स। ठीक है, एडवांस मैथ्स है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा वो वाली है। ठीक है, तो यहां पे और साइंस भी कौन सी है? बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, वो सब टॉपिक है। जनरल साइंस तो है ही नहीं, जो ये हम पढ़ते हैं ना, जो बेसिक बीमार रोग पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो वहां है ही नहीं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आते हैं न्यूमेरिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। तो याद रखना कि लेवल्स की बात की जाए तो लेवल्स आपके कौन से होते हैं? ये 3 लेवल होते हैं।
तो इतना आप रिवाइज कर लो, प्राइमरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम सेकेंडरी पार्ट यहां पर क्या करेंगे, शुरू करेंगे।